होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। जब उस्ताद अमानत अली खान साहब की डेथ हुई तो खान साहब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्योंकि वो उदास रहते थे तो यहाँ पे पीटीवी वालों ने एक प्रोग्राम उनके लिए रख दिया, एक एकेडमी रख दी कि आपका दिल लगा है। बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। वैसे वो सीख तो नहीं पाए क्योंकि वो एक मुश्किल आर्टिस्ट थे। अच्छा, गाना और निभाना ये दोनों फ़र्क काम है। एक होता गाना मगरों लाना, एक होता उसमें जान डाल देना। ये वो लोग थे। ये जो काम है हमारा, ये है तो ऐसे ही है, ख़ानदान मतलब सीना बसीना चलता है। इल्म होता है पुराना बुज़ुर्गों से। उस्ताद अली बख्श खान साहब, मियाँ कालू जी, वो जो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे चलता चलता आज मेरे तक भी पहुंचा। ये काम या बादशाह ने सुना या फ़कीर ने सुना, दरमियान वाले लोगों का काम ही नहीं, फीलिंग का। ये काम वो सुनता जिसका लगाओ ऊपर वाले के साथ। जिसने मार नहीं खाई उसको नहीं समझ के मैंने किन किन रस्तों से गुजरना है। अब आज जाने की जिद ना करो, वो कह रहा है ना, जोर किस पे ना। अब उसको कितने तरीक़ों से, कोई एक तरीके से कहेगा, हम लोग 20 तरीक़ों से कह सकते हैं। जिससे भी सीखते हैं उसकी बेइंतहा कदर करें। क्योंकि अदब वहाँ तक ले जाता है जहाँ पर इल्म बिला इल्म है। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्लैश लाइन मीडिया ग्रुप के यूट्यूब चैनल से कामरान मलिक आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक मौसीकी का एक घराना है जिसे हम पटियाला घराना के नाम से याद करते हैं, याद रखते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं वो लोग। 19वीं सदी में ये घराना बहुत एक नामवर घराना हुआ करता था और उस वक़्त पटियाला हिंदुस्तान के जो वहाँ के महाराजा थे, उन्होंने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और फिर चलते चलते ये एक सिलसिला चलता रहा, आगे कारवां बढ़ता रहा और फिर इस पटियाला घराने ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का नाम था, अमानत अली ख़ान साहब, असद अमानत अली ख़ान साहब। और हम आज भी उनके गाने सुनते हैं, उनकी गज़लें सुनते हैं, उनके क्लासिकल प्रोग्राम देखते हैं तो दिल में एक कसक सी उठती है कि काश ये लोग और ज़िंदा रहते, इस मुल्क के लिए और कुछ करते। फिर उस पीढ़ी को छोड़ के मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ तो फिर आपके सामने शफ़क़त अमानत अली का नाम आता है, उस्ताद हामिद अमानत अली का नाम आता है। ये वो लोग और वो चेहरे हैं कि जिनको देख के हमें पता लगता है कि ये पीढ़ी कैसे आगे चलती रही और पटियाला घराना कैसे आगे बढ़ता रहा। बहुत ही गहरी तारीख़ है इन लोगों की नाजरीन। अगर आप इन पटियाला घराना के तमाम पूरे इस ट्री को देखेंगे जो कि पूरा बनता है तो आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे लोग इन्होंने पैदा किए और इन्होंने इस मौसीकी में कितना नाम कमाया। पाकिस्तान की शान है ये लोग। अगर मौसीकी में देखा जाए तो इनके साथ कोई नहीं मैच कर सकता। और देखिए कि मैं इसको तहकीक कर रहा था और इस तहकीक के दौरान मुझे पता लगा कि उसी पीढ़ी के एक फरमाबरदार इस रावलपिंडी शहर में भी मौजूद हैं और उनका नाम है शर्जील ख़ान। नाज़रीन, मैंने बड़ी एफ़र्ट लगा के उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको आज अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करने की उनको मिन्नत की, जसारत की और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो आज हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर शर्जील ख़ान साहब की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये पिछले 18 साल से गा रहे हैं, रियाज़त कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को गज़ल, ठुमरी, क्लासिकल के बहुत और पैराहे जितने भी मौजूद हैं उन सब के बारे में आगाह करते हैं। तो अब मैं सीधा चलता हूँ शर्जील ख़ान साहब की तरफ। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारी दावत कबूल की। आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मुझे महसूस ये हो रहा है कि शायद मैं बहुत कुछ मिस कर गया हूँ आपकी तारीख़ की बातों में, आपके पटियाला ख़ानदान के बारे में। लेकिन असल में पता क्या है, ये जो पटियाला घराना है ना, इसके ऊपर तो मैं पूरी रात ही बैठूँ तो नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि मैंने वो पूरा ट्री देखा है। उस ट्री को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो हर जो ट्री के नीचे एक एलिमेंट है ना, इसको पूरी रात चाहिए, बिल्कुल ऐसे तब वो ख़त्म होगा। बेशक यही बात है। और सेकंड में जो आपने एक बात की, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब जो हैं वो उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब के बेटे नहीं हैं। नहीं, बेटा मैंने भी नहीं कहा। हामिद, लेकिन आपकी ट्री में वो फॉल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। वो मैंने ये नहीं कहा कि उनके बेटे हैं, मुझे क्लियर है। अच्छा, उसमें ये है कि ख़ान साहब
ये बहुत पुराना घराना है, उस्ताद मियाँ जत्थे खान साहब, अगर आपने पढ़ा जी, मैंने तो, ट्री देखा हाँ जी, उसमें जत्थे खान साहब। तो फिर उनकी औलाद हुई उस्ताद अली बख्श खान साहब, अली बख्श खान साहब, बिल्कुल। एक और उनके भाई थे, बट मकबूल ये हुए मियाँ कल्लू से बेसिकली आप मियाँ लोगों कालू का जी, हाँ, बिल्कुल, उधर से बिल्कुल, आपका स्टार्ट हुआ बिल्कुल, ना, बिल्कुल, सारंगी नवाज थे, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल। हाँ। तो महाराज जो पटियाला थे, महाराजा पटियाला के, तो ये वहाँ पे गाया करते थे। तो बेसिकली पटियाला घराना 5 घरानों का कम्बिनेशन है, और एक अपना स्टाइल और 4 और घराने, तब जाके ये घराना बहुत मकबूल हुआ। उस्ताद अली बख्श खान साहब, क्योंकि उस्ताद जो थे तानरस खान साहब के शागिर्द हुए, और वहाँ से फिर इल्म सीखा, और करते 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 वो इल्म आज यहाँ तक बैठा है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। मैंने जब आपसे कांटेक्ट करना चाहा तो उससे पहले मैं ये बड़ा इस चीज़ पे सोचता रहा कि अगर मैं इस तमाम ट्री के उन लोगों को देखता हूँ जो बड़े फेमस रहे हैं माशाल्लाह, बड़े नाम उन्होंने कमाए हैं, बड़ी शोहरत पाई है, ज़्यादातर मुझे लाहौर बेस्ड नज़र आए, और फिर अपने फ़न मौसीकी की वजह से या अपनी गायकी के शोबे की वजह से कराची शिफ्ट हुए। बिल्कुल। आप यहाँ कैसे? ये अच्छा सवाल है। हाँ। मैं एक्चुअली में यहाँ पे कभी नहीं था आना चाहता। यहाँ पे जब भी मैं आता था तो प्रोग्राम करके चला जाता था, खान साहब के साथ आता था। जब भी यहाँ पे उस्ताद फतेह अली खान साहब आ गए थे, जब उस्ताद अमानत अली खान साहब की डेथ हुई तो खान साहब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्योंकि वो उदास रहते थे तो यहाँ पे पीटीवी वालों ने एक प्रोग्राम उनके लिए रख दिया, एक एकेडमी रख दी कि आपका दिल लगा रहे। अच्छा। तो खान साहब फिर यहाँ पे बहुत साल यहाँ पे उन्होंने वक्त गुजारा यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। वैसे वो सीख तो नहीं पाए क्योंकि वो एक मुश्किल आर्टिस्ट थे, वो अपने आप में एक ही थे। हमने बहुत मुश्किल से उनसे बहुत कुछ थोड़ी सी चीज़ें ले ली हैं, बहुत मुश्किल से। बट खान साहब यहाँ पे फिर आना जाना हमारा लगा रहता था। मैंने नहीं था कभी सोचा मैं यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि बहुत बुराइयाँ होती थी इस शहर की। यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, वो वाकई अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर आपने अच्छी जगह देखी नहीं है, आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, चलें। हाँ। बहुत घूमा, बहुत सारी जगहें यहाँ, मतलब बहुत बड़े आर्टिस्टों ने बुराई ही की कि जल्दी बंद हो जाता है, लाहौर की तरह नहीं है, पान नहीं मिलते, और बहुत सारी चीज़ें। खैर मैं तो नहीं खाता पान, ठीक है, बट बस मालिक का काम था यहाँ पे मुझे लेके आना। फिर मैंने बहुत देर सीखा वहाँ पे, देन यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आके मैंने बहुत सारा काम स्टार्ट किया अपना, और उसके बाद मुझे नहीं था पता कि मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे बाद में आऊँगा। पहले आप अपनी जो बात कंप्लीट करें, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, ये तो मैंने छेड़ना है अभी। हाँ, अभी आप पहले ना इसी आए कि आप यहाँ जो पिंडी आए तो फिर कैसे आ गए और फिर कैसे सेटल हो गए। अच्छा, मैं ना एक प्रोग्राम करने आया था यहाँ पे, गालिबन पीसी होटल में। ओके। यहाँ पे ट्रिब्यूट हुआ था, उस्ताद फतेह अली खान साहब तब जिंदा थे, तो खान साहब थे, उस्ताद हामिद अली खान साहब थे, और मेरे बड़े भाई नयाब अली ख़ान और इनाम अली ख़ान, सारे यहाँ पे आए। तो तब मेरा एक दोस्त यहाँ पे मुझे एक मिला, दोस्त बन गया मेरा। तो जब उसको मिलने आता था मैं एक्चुअली लाहौर से यहाँ पे, खोल के बात करें, मिलने आता। नहीं, वो ऐसा नहीं, दोस्त। अगर आप कोई दोस्त भी है तो सर आंखों पे, उसमें क्या है। मैं आज भी सुबह उसका मिल के आया हूँ। तो बस ठीक है, अच्छी बात है, दोस्त है मेरा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसकी कॉल सेंटर की कंपनी है अपनी। ओके। तो एक्चुअली मैं उसको मिलने आता था यहाँ पे। हमने कभी मरी जाना, कभी कहीं जाना, कभी अच्छे खाने, मतलब मैंने आना और उन्होंने कहना चलो जी आज यहाँ का प्लान है। अब होता ऐसा था कि मैं वहाँ पे हूँ और मुझे कॉल आई है, जी कल हम फलां जगह खाना खा रहे हैं और आप
आपने इधर होना है। ओके। मैंने वहाँ से रात को बैठना और वहाँ पे पहुँच जाना, आगे इन्होंने मुझे पिक करना। अब करते कराते मुझे जब इस सिटी से लगाव हो गया, और कोई ऐसा चक्कर नहीं था लगाव ये हुआ कि मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार सुकून है यहाँ पे, और पहाड़ है। एक दो दफ़ा गया ट्रेल पे, मुझे यहाँ वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ट्रेल अच्छी लगी? ट्रेल बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद मैं मरी गया। मैंने कहा यार सुकून है यहाँ पे, और आर्टिस्ट को असल में सुकून चाहिए। अगर आर्टिस्ट के पास बहुत सारा पैसा है ना, सुकून नहीं है ना, तो पैसा उसके किसी काम का नहीं है। ओके। तो एक्चुअली तो नेचर अच्छी लगती है, तो बस फिर यहाँ पे ही रुक गया मैं। देखें, मुझसे आपकी बात हुई, मैं फिर आपके पास पहुँचा भी, और मैंने वहाँ पे आपका एक इंस्टीट्यूट देखा जहाँ पे आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। तो एक क्लासिकल सिंगर जो है वो क्या समझता है कि इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को सिखाना, क्या ये कोई फ़ायदेमंद बात है? कहीं आपको अचीव होता है, कुछ नज़र आता है कि अचीव मैं कर रहा हूँ वो जो मैं चाहता था? आप जिस एम से आपने इंस्टीट्यूट खोला था, आर यू वेरी क्लोज टू दैट, या नहीं आपको लगता है अभी दूर दूर हूँ? और वो क्यों खोला? मैंने इसलिए खोला कि एक्चुअली में मैं पहले भी बात कर रहा था, ये करता भी हूँ कि ये जो काम है हमारा, ये है तो ऐसे ही है, ख़ानदान मतलब सीना बसीना चलता है, मेरास जिसको कहा जाता है। तो वो जो इल्म होता है पुराना बुज़ुर्गों से, उस्ताद अली बख्श खान साहब, मियाँ कालू जी, वो जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उनसे चलता चलता आज मेरे तक भी पहुंचा। तो उसी इल्म को लेके मैंने बोला कि ये तो फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा, और जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाना अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आगे ब्रांचेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा, गज़ल है, ठुमरी है, लाइट क्लासिकल भी कह लेते हैं, रॉक पॉप, ये सब क्लासिकल में से निकला है, बेस तो क्लासिकल है। तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, हमारी नौजवान नस्ल को भी आना चाहिए। बेशक मेरी मर्जी के मुताबिक या मेरा जो सोच है उसके मुताबिक तो नहीं आ सकता, बट चलो जितना आ सकता है उतना तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है। मैंने जोर तो काफ़ी लगाया, बच्चे बने भी हैं, ये नहीं बने, बट आगे फिर आप अपनी स्ट्रगल है। नहीं, आपको क्या ऐसा लगता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मिट्टी इस मामले पे ज़रखेज़ है, या पंजाब लाहौर की ज़रखेज़ है? लाहौर की ज़्यादा है। तो लाहौर में इस वक्त कौन इस पे काम कर रहा है? लाहौर में बहुत सारे, अलहमरा हॉल में हैं, वहाँ पे भी हैं, बहुत सारे टीचर सिखा रहे हैं। हमारे उस्ताद जी हैं परवेज़ पारस साहब, वो बता रहे हैं, बट वो चुनिंदा लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये खिच इतनी नहीं जाते, घराने वालों ने नहीं बताया कभी भी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि सिखाने के दौरान, क्योंकि हमने ना फिल्मों में जो अभी तक देखा है, अभी रिसेंटली भी एक फ़िल्म में देख रहा था, उसमें एक जो शागिर्द है उसको जो उस्ताद सिखा रहा होता है, तो वो उस तरह की सख्तियाँ हो रही होती हैं जैसे हमने ना जैकी चैन की फिल्मों में देखी थी, जो उनके उस्ताद उनको करते थे कि 10 प्याले लेके खड़े रहो, सीढ़ियाँ इतनी चढ़ोगे नीचे उतरोगे, तो तब मैं आपके पास, आप लोगों के इस ग्रुप में किस किस्म की सख्तियाँ होती हैं उस शागिर्द के साथ? वही है, बताएं थोड़ी। मैं तो बहुत सख्त हूँ, मैं भी बहुत सख्त हूँ, टाइम का बहुत सख्त हूँ मैं। मेरी मोस्टली जब हमारी क्लास होती है तो कुछ 5 मिनट तो ज़्यादा बात है, 2 मिनट भी लेट आए तो मुझे खिंच चढ़ जाती है कि जब मैं उठ गया हूँ तो तुम्हारा का क्या अमल लेट आना, तुम 10 मिनट पहले यहाँ पे आ जाओ। तो फिर सज़ा क्या देते हैं? मुर्गा बनाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती होती है मेरी बेइज्जती भी बहुत बुरी वाली होती है। अच्छा आप अपने मुंह से खुद ही कह रहे हैं कि जो मैं बेइज्जत करता हूँ वो भी बड़ी गंदी करता हूँ। नहीं, आपने खुद कितनी सख्तियाँ सही हैं? बहुत ज़्यादा। तो बताएं ना। मैंने इतनी सख्तियाँ सही हैं कि ये नहीं सह सकते। वो ना सह सकते हो, आपने क्या सही? मैंने डांट ऐसी बुरी खाई है कि सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े आर्टिस्ट जिनसे आप सीखते हो, इतने बड़े टीचर से आप सीखते हो, उनका रो भी बहुत बड़ी सख्ती होती है।
कि वो आधी बात मुंह में है और आधी आपने समझनी है, ना समझोगे तो आपकी कमबख्ती है। और उससे बड़ी सख्ती ये होती है कि जिधर आपको खड़ा कर दिया आपने उधर ही खड़े रहना है। अगर आप हिले हो तो आप गए, क्योंकि जैसे आपका गाना, हमारा गाना अगर मिरास के तौर पे सीना बसीना आगे चलता है तो वो स्टाइल भी सिखाने का वैसे ही होता है आगे। मुर्गा तो नहीं बनाया जाता, बट ज़्यादा से ज़्यादा बातें ऐसी की जाती हैं कि बंदे को तोड़ मरोड़ देते हैं। ओके। मतलब आप 4 घंटे से आपको बिठाया एक जगह पे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 4 घंटे के बाद भी आपको यही कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। उससे बड़ी क्या सख्ती हो सकती है। अच्छा, पहले एक दौर में जो उस्ताद होते थे सिखाने वाले, उनकी एक बड़ी कदर और एक इज़्ज़त होती थी। मैंने फरीदा खानम से एक बात सुनी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। बल्कि फरीदा खानम ने भी वो बात खुद नहीं की, वो बात उनके किसी और जानने वाले ने की जो फरीदा खानम के साथ थे, कि उनके जो उस्ताद साहब थे वो बीमार थे। उस्ताद आशिक अली खान साहब, हाँ, वो बीमार थे और उनको बहुत पसंद था करेले गोश्त। तो फरीदा खानम ने अपने हाथ से करेले गोश्त पकाया और वो उन्होंने टिफ़िन में डाला, रोटियां ली, और जो मुझे ये किस्सा सुना रहे थे वो उनके साथ गाड़ी में बैठे और वो सीधे उस्ताद साहब के घर पहुँचे। उस्ताद साहब के घर बहुत बुरे हालात थे, तो फरीदा खानम ने पूरे घर को पहले साफ़ किया, झाड़ू लगाया पूरे घर में, और जिस बैठक में वो सोए हुए थे उस बैठक को क्लीन किया। फिर उन्होंने वो पूरा खाना गर्म किया और अपने हाथ से नवाले खिलाए। ठीक है, अब इससे ये आइडिया होता है कि यार उस वक़्त उस्ताद की कदर और इज़्ज़त क्या होती थी। आज क्या स्टेज है, जो आपसे सीखने वाले बच्चे हैं, पटियाला घराने वालों से जो सीखने वाले हैं, वो किस लेवल पे अपने एक उस्ताद को कदर की निगाह से देख रहे हैं? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े, मतलब अब वैसा कोई हो नहीं सकता। उस्ताद बड़े या शागिर्द बड़े? दोनों। अच्छा, दोनों। ऐसे उस्ताद भी नहीं होंगे और ऐसे शागिर्द भी नहीं होंगे। मतलब शागिर्द भी ऐसे हुए हैं कि अपने काम में एक और उस सदी के एक ही, और उस्ताद की तो जितनी तारीफ़ करनी चाहिए वो कम है। जैसे कि उस्ताद आशिक अली खान साहब, वो अपने दौर के बहुत बड़े गाने वाले थे, बहुत बड़े गवैये थे। उन्होंने शादी नहीं थी एक्चुअली में करवाई। ओह हाँ, ठीक है, ये बात मुझे पता। तो वो लोग थे जिन्होंने मौसीकी से ही ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे। बहुत बहुत बड़े शागिर्द हुए उनके। उस्ताद हुसैन बख्शी डाड़ी ऐसे गाने वाले हुए कि तौबा। उसके बाद फरीदा खानम, मलका-ए गज़ल का ख़िताब मिला उनको। फिर मलका-ए काफ़ी ज़ैदा परवीन, उन्होंने बहुत सख्ती से सीखा है। मतलब इतनी सख्ती से खान साहब, उनके जो बाल थे वो पंखे के साथ बांध देते थे। ओह अच्छा, कि हिलना नहीं है। ठीक है, ऐसे रियाज करना। और कौन जैसा हुआ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, वो भी उनके शागिर्द हो गए। और उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब के पहले शागिर्द हुए, बाद में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब उस्ताद आशिक अली खान साहब के शागिर्द हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले उनके थे फिर उनके हुए। अच्छा, ये भी बड़ी एक बात है। हाँ, मैं आपके प्रोग्राम में आज बताता हूँ। ये भी बताएं, लोगों को नहीं पता। इंडिया में क्योंकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का बहुत नाम था, बहुत बड़े गायक थे वो, कोई शक नहीं। अपने काम में एक थे, आकार का गाना और कमाल किस्म का लहजा, और खुदा फिर मेहरबान हो जाए। तो खान साहब, आशिक अली खान साहब का दुनिया में बहुत नाम था, उधर से इनका बड़ा नाम था। तो जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब थे, इनके जो बुजुर्ग थे वो भी पटियाले के शागिर्द थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो चूँकि इन्होंने अपने चाचा से गाना सीखा, पहले 15 साल सुरंगी सीखी। हाँ हाँ, उसके बाद जाके उन्होंने गाना सीखा। ओके, गाने की तालीम ली। कसूर घराने से उनका ताल्लुक था। हाँ हाँ, मगर जब आप किसी के शागिर्द होते हो तो फिर आपका घराना नहीं रहता। हाँ, ये बड़ी बात की आपने। जब आप किसी के शागिर्द हो जाते हो तो फिर आपका घराना नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। फिर आप किसी और घराने में ट्रांसफ़र हो जाते हो, चले जाते हो। अच्छा शजील साहब, ये मुझे बताएं कि अब
इस वक्त पटियाला घराने के चंद बड़े लोगों के नाम बताएं जो इस वक्त इन हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, इनको ये भी पता लग जाए, क्योंकि हमने जिन लोगों के नाम लिए ये तो बड़े मशहूर नाम हैं, लेकिन कई ऐसे होंगे सिंगिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि पटियाला घराने के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली में कई दफ़ा घराने वाले भी बच्चे मेहनत नहीं करते तो फिर पीछे रह जाते हैं, तो उसमें भी जो मेहनत करता है वो आगे आ जाता है। अभी इस टाइम पे खान साहब मौजूद हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब, शफकत अमानत अली साहब, पूरी दुनिया जानती है उनको। अभी घर के तो ये फ़र्द मौजूद है, बाकी गाने वाले जो आगे बढ़े हैं उनके बाद वो नायाब अली ख़ान है, इनाम अली ख़ान है, वो एक बैंड भी चला रहे हैं और उसके बाद क्लासिकल लेगेसी भी लेके चल रहे हैं, उसमें एक मैं भी हूँ और शफकत साहब का बेटा भी है, और उसके बाद अमजद भाई हैं, अमजद अमानत अली खान साहब, हाँ, उनके बेटे हैं। शफकत अमानत अली से आपका रिश्ता क्या है? वो मेरे उस्ताद हैं और क्या मैं कहूँ, वो एक्चुअली में खान साहब मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं बता नहीं सकता। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं ना। एक्चुअली मुझे बहुत सारे इंडिया से भी मैसेजेस आते हैं कि खान साहब आप, मैं कभी बयान नहीं कर सकता उनका मेरा रिश्ता क्या है, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा है, मैंने उनसे बहुत इश्क किया है, और अभी भी जब मैं गाता हूँ तो लोग कहते हैं आपकी आवाज़ उनकी तरह है, और मुझे यही गुजारिश अभी मैंने नेक्स्ट करनी थी आपसे कि हमें कोई एक चीज़ आप ऐसी सुनाएं जो उनकी याद में आप सुनाना चाहते हैं, और आपको खुद उन्होंने भी पजीराई की होगी, यार ये तूने गाना जो ना मेरा, ये तूने बड़ा अच्छा गाया। हाँ जी। तो ये आप हमारे व्यूज़ के लिए शफकत अमानत अली का। मैं उनके ही गाने गाता हूँ ज़्यादा। अच्छा। हमारे घराने की जितनी भी ठुमरियाँ हैं ये वो सब, तो सबसे जो ज़्यादा मशहूर है वो है मोरा सैया मुँह से बोले ना। क्या बात हो, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हारे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, सावन बे तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हारे, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप यकीन करेंगे अगर आंखें बंद करें ना तो लगता है कि शफकत भाई गाना गा रहे हैं। अच्छा, जो आपने गायकी अभी सुनाई है हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी गायकी है आपकी, सुर पे आपका पूरा कंट्रोल है, लो पिच पे, हाई नोट्स पे आप बहुत अच्छा आपका कंट्रोल गा रहे हैं।
शफकत अहमद अली के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता है कि आप ये कहते हैं मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये सारा कुछ है, आप एक फुल पैकेज हैं, फेम क्यों नहीं है? फेम, ये कैसा सवाल है? एक सवाल है। एक्चुअली में इसकी बहुत बड़ी वजह मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी कभी तो चलो मेहनत कोई नहीं करता तो हम कहते हैं यार शायद इसने मेहनत नहीं की, तो हम जैसे तो मेहनत भी बहुत करते हैं। दूसरा ये है कि हमारी ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। नौजवान नस्ल शायद नहीं बल्कि 100% इसलिए भी नहीं सुनती, उनको ये है कि ये गाना ज़्यादा मुश्किल है। तो हम उधर जाएं जो थोड़ा गिटार की तरफ हैं और थोड़ा, तो हमेशा जो पीछे वही रहता है जिसने ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत की है। कुछ आजकल लोग फेम के पीछे हैं, वो सीखते नहीं, वो आगे निकल जाते हैं, पैसा लगाते हैं और वो व्यूज़ खरीद लेते हैं। तो जो एक्चुअल में जिसका हक होता है उसका हक मर जाता है। और यहाँ की गवर्नमेंट और बहुत सारे वजूहात हैं जिन वजह से, जैसे आपने बोला कि शुरू में कि इंडिया, तो वहाँ पे तो आपको कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नज़र नहीं आएगा जो आई थिंक सो गरीब हो। हाँ, सब आर्टिस्टों की, बल्कि मोदी वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, वो उनको जा के मिलते हैं और वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई आर्टिस्ट दुनिया से वो चला गया हो तो कोई वज़ीर कभी गया है? कभी भी नहीं गया। वज़ीर आज़म वहाँ पे लता मंगेशकर, नो डाउट कोई भी वैसा नहीं ना हो सकता है, बहुत बड़ी कलाकार और बहुत बड़ी गाने वाली, तो वो जाके उन्होंने बाकायदा सजदा किया। इसमें ये नहीं होता कि आप किसी को खुदा मान लो, किसी को सजदा करना, ये एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का लेवल है। हमारी मौसीकी में भी रिस्पेक्ट का लेवल ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो झुक के मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं जी ये तो हिंदुओं का कल्चर है, ये है वो है। मैं कह जी मौसीकी अदब सिखाती है, और ये अदब का क्योंकि दरवाज़ा छोटा होता है, हमें झुक के गुजरना पड़ता है। वाह वाह, ठीक अदब है, का दरवाज़ा छोटा होता है और हमें उसमें झुक के गुजरना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं होता कि आप किसी को खुदा मान लो। उस्ताद का रुतबा बाप से भी बड़ा होता है, पेरेंट्स से बड़ा होता है। अगर स्टूडेंट समझे तो वो भी, क्योंकि पेरेंट्स आपको पैदा करते हैं, टीचर आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, वो आपकी ज़िंदगी बना देता है। अच्छा, अभी शर्जील भाई आपने जितनी भी बात की ना, उससे मुझे एक जो मेरे जहन में एक आइडिया है। जैसे आपने कहा कि इस वक्त यूथ भी और इवन मिडिल एज ग्रुप भी जो है ना, बिल्कुल ऐसे वो कहता है कि यार गाना हमने वो सुनना है, थोड़ा सा गिटार है, थोड़ा सा अच्छा म्यूज़िक है, ये है वो है। इसको अगर आप देखते हैं तो इस वक्त आपको पाकिस्तान में वो कौन सा सिंगर है जिसमें आपको क्लासिकल की झलक नज़र आती है? आपको पता है कि वो है, लड़का सीखा हुआ है, लेकिन वो आ गया गिटार पकड़ के, कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। यानी कि ये जितने भी गिटार उठा के फिर रहे हैं इनमें से क्लासिकल झलक वाला कोई नहीं है। कोई भी। अच्छा, आपने खुद कभी सोचा कि यार मैं तो क्लासिकल तकरीबन सीखा हुआ, 18 साल हो गए मैंने सीखा है, तो मैं भी गिटार उठाऊं और साथ में एक इस तरह की कोई चीज़ तैयार करूं? एक्चुअली आपकी बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली में जो क्लासिकल गाने, अच्छा क्लासिकल गाना नहीं है, ये एक पर्सनालिटी है। ओके, ये एक रवैये का नाम है, चाल चलन का नाम है। जब आप क्लासिकल गाना सीखते हो ना, आपके अंदर एक बात पैदा हो जाती है, एक बुजुर्गियत आ जाती है आपके। अच्छा, वो एक्चुअली शख्सियत में होती है, आपकी शक्ल से नहीं लगेगा। आपको वही तौर तरीके पसंद होंगे जो बुजुर्गों के थे। उसकी क्या वजह? मतलब इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक है? यस। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसा है कि अदब के साथ एक्चुअली ताल्लुक है इसका। क्योंकि क्लासिकल गाना कभी भी आप देखोगे ऊपर बैठ के नहीं सीखा जाएगा, चेयर पे बैठ के नीचे चौकड़ी मार के नीचे सीखा जाएगा। हाँ, टीचर की बराबरी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि पीर मुर्शद वाला काम है, इस तरह का। तो जब आप वो काम सीख रहे हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके अंदर वो एक बात आ जाती है
ठीक है। आप गिटार, आप मैं भी कई दफ़ा गिटार को कॉर्ड रखता हूँ और मुझे ना वो अपने आप को अच्छा नहीं लगता। हालांकि कभी कभी मैं गाता हूँ गिटार के साथ ही मैं गाता हूँ। हम कॉन्सर्ट करते हैं, गज़ल में भी गिटार होती है, क्लासिकल में नहीं होती। जितना भी बाकी जितना म्यूज़िक है उसमें सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मेरे स्टूडेंट हैं, गिटार भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं, तो वो सब साथ होते हैं। क्लासिकल का एक मयार अपना है, वहाँ पे आके ना सब डर जाते हैं, क्योंकि जो बाहर हुआ वो ऐसा होता है कि उसका एक प्रेशर है, अपने बहुत ज़्यादा उसका एक प्रेशर होता है कि हमसे गलती ना हो जाए, छूट नहीं है उसमें, मतलब उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो बात फिर वहाँ पे आती है कि मेरा अपना ऐसा रवैया है, अब जैसे मैंने सीखा है, अब मैं भी चाहूँगा कि वैसे ही आगे भी कोई मेरे से वैसा ही सीखे, वही रवैया उसमें हो, जो कि नहीं हो सकता, मुझे ये पता भी है, बट वो मेरे अंदर क्योंकि बात बैठी है। हम जब सीखते थे तो इतना रियाज करते थे, आज वैसा रियाज नहीं है। जिसको पूछता हूँ प्रैक्टिस की है, थोड़ी की है, थोड़ी का मतलब कि 20 मिनट, तो 20 मिनट में तो सिर्फ गला आपका सिर्फ साफ होता है। अच्छा, 20 मिनट रियाज आप करते हैं, आपने बताया था, सॉरी आपकी बात कर दी, कितनी देर रियाज करते हैं रोज? इसका कोई टाइम नहीं है। नहीं, ये ज़रूरी है? ज़रूरी है कि अच्छा, वो क्यों? अच्छा, रियाज बहुत अच्छी बात है ये वाली। जो लोग कहते हैं ना हम वैसे ही बन गए, वैसे कोई नहीं बनता। अच्छा। अब भी 10 सिंगर मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा हम क्या हैं और ये क्या है। उसकी वजह है एक गाना है, सॉरी गाना ज़्यादा बड़ी बात है, एक लाइन है, मैं 10 तरह से कह लूँगा, वो लकीर का फ़कीर है, मैं नहीं हूँ। हमें दुआ मिलती है, हमारी आमद भूल जाती है। आमद मीन्स, मैं अक्सर सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपने लिए दुआ करो कि अपना आपका जो सुर है वो साफ हो। एक साफ होता है और एक होता है शफाफ, उसको करना। देन मैं कहता हूँ टीचर की इतनी रिस्पेक्ट करो, आपको ऊपर वाला देख के आपको टीचर की दुआ लग जाए। अब फिर ये वही काम दुआ, और तो वो आपके अंदर एक वैसी आपके अंदर एक बुजुर्गियत आ जाती है। नहीं, मेरा मतलब है रियाज की बात हो रही है। रियाज क्यों ज़रूरी है? मैं उधर ही आ रहा था। और कितनी देर के लिए क्यों ज़रूरी है? ये एक बात पंजाबी की मिसाल सी कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा होता है। ऐसे मिठा भी ज़्यादा भी पीता नहीं जाता। अच्छा, समझदारी वाली बात इसमें ये है कि रियाज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि गाना रियाज के बगैर अधूरा है, बेजान है। मतलब पक्का सुर नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी जितनी आप प्रैक्टिस करते हो। मतलब जैसे आप कोई गाना है, जैसे ये राग मन का आलाप है, नेरे गरे नेरे सा पामा गरे सा गा मा दा ने ने सा ने दा ने दा पा मा दा ने दा पा मा गा मा दा ने सा। अब ये राग हेमन का चलन है। अच्छा, तो मैंने अगर क्लासिकल सीखा तो मुझे पता है, अगर मैं इसमें कोई गाना गाता हूँ तो मुझे बहुत ईजी है। बताएं। जैसे आज इबादत रूबरू गए, अब इसमें गज़ल भी है, जैसे आज जाने की जिद ना करो। अब फ़र्क ये है कि जो नहीं सीखा वो कहेगा, दोबारा कहेगा आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। तो फील नहीं है। नहीं है ना? हाँ, नहीं। अब मैं गाऊंगा आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बात क्या ना करो,
आज जाने के जिद ना करो। वाह वाह, क्या आपने मजे से समझाया कि फील वही ला सकता है जिसको राग का पता है, बिल्कुल, वरना वो फील नहीं है, वो फ्लैट है। एग्जैक्ट। अब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। देखें, अब मैं कह रहा हूँ आज जाने की जिद ना करो, अब इसके पीछे एक बात है। राइटर ने अपनी एक फीलिंग्स लिख दी हैं। हाँ। अब जान कौन डालता है? गाने वाला, म्यूजिशियन, सिंगर। सिंगर से पहले जिसने वो धुन तो बनेगी, हाँ धुन, पर धुन भी बन गई, हाँ, बट अब मेन किरदार होता है इसमें सिंगर का। हाँ बिल्कुल, वो कैसा इसको निभाता है। हाँ। मैंने बड़े शायर देखे हैं जो कहते हैं हमारी कंपोजर भी जो कहते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक सिंगर को गाना चाहिए। हाँ बिल्कुल कहते हैं। उसकी अपनी एक सोच होती है, हाँ। जो उसने लिखा होता है जो भी। अब वो कह रहा है हाय मर जाएंगे, अब हाय करके दिखाना है। हाँ। जब तक उसमें फील नहीं है, आप अगले को कैसे, अगला कैसे समझेगा कि उस हाय को कैसे फील करें। हाँ। अब हाय मर जाएंगे, दिस इज वन। हाँ। ये वो है जो नहीं सीखा। हाँ। अब जो सीखा है, अच्छा रियाज बहुत ज़रूरी है हाँ। गाने के लिए, मगर सोच का रियाज भी होता है। सोच का रियाज, सोच का वाह रियाज। वाह 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 वाह, सोच का रियाज, क्या बात। गाना एक्चुअली एक्ट है, एक्टिंग है। हाय मर जाएंगे, वाह, गाना एक्चुअली एक्टिंग है। ये है, ये बड़ी बात आपने की है। वाह 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 वाह। आपने गा के समझाना है, एक्ट करना है। तो ये फर्क होता है ना सीखे हुए और सीखे, जो सीख के गाते हैं, जो घराने वाले कह लें। हम लोग जरा ज्यादा अच्छे से समझाते हैं क्योंकि हम लोगों ने मार खाई होती है, और जिसने मार नहीं खाई उसको नहीं समझ के मैंने किन किन रास्तों से गुजरना है। अब आज जाने की जिद ना करो, वो कह रहे हैं ना, जोर किस पे है ना। अब उसको कितने तरीकों से, कोई एक तरीके से कहेगा, हम लोग 20 तरीकों से कह सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो को आप देखते हो, अब इस वक्त प्रेजेंटली आपका पाकिस्तान का फेवरेट सिंगर कौन सा है और इंडिया का फेवरेट सिंगर कौन सा है? पाकिस्तान का फेवरेट सिंगर क्लासिकल की या आप दोनों के अलग-अलग बता दें। चलें, क्लासिकल में तो जितने बड़े बुजुर्ग हुए, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा गाया, वो सारे ही अच्छे हैं। नहीं, प्रेजेंटली वो एक ही है, उस्ताद हामिद अली खान साहब। ओके। और जो दुनिया से चले गए हैं वो तो सिर्फ चले गए हैं। हाँ, लेकिन बट उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनकी यादें जिनकी मैंने इन हाथों से खिदमत की है, वो भी मेरे दिल में है। मेरे दिल में है और मेरे अंदर वो जिंदा है एक्चुअली में। और उस्ताद हामिद अली खान साहब किंग ऑफ क्लासिकल, गज़ल भी बहुत अच्छी गाई, और शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं वो। और सेकंड वो तो बहुत बड़े हैं। उनके बाद मेरे जो सची मुची के फेवरेट हैं वो शफ़क़त अमानत अली साहब। अच्छा, इंडिया में अब आते हैं तो इंडिया में इस वक्त आपको कौन सा लड़का, सिंगर, लड़की नजर आती है कि हाँ यार ये है? इंडिया में सिर्फ एक ही है अभी, श्रेया घोषाल। ओह अच्छा, श्रेया घोषाल। मतलब फीलिंग का माउंट एवरेस्ट है वो। अच्छा। और मैं बयान नहीं कर सकता उसके बारे में। मैं अक्सर जिनको मैं सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जब भी कभी मिला तो मैं उनको इतनी ज़्यादा नज़र दूंगा और बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा। वो ये नहीं कि वो लड़की है, उनके काम को, जो इतना सुर में गाना और फिर उतनी ही फील के साथ, बड़ा मुश्किल होता है किसी आर्टिस्ट को मनवाना, ये वो आपको मान जाए। हाँ। जो खुद सीखा हो, हाँ। उसको मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसने नाप तो लिया होता है। अब मैं अक्सर, मुझसे बच्चे सवाल करते हैं क्या क्या होना चाहिए गाने में, तो मैं कहता हूँ आप छोटा गोश्त लेके मटन, आप उसको सादा बना लें, मज़ा आएगा? नहीं आएगा। कितने मसाले डालेंगे तो उसकी लज्जत
बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आर्टिस्ट भी, जो भी आर्टिस्ट है, वो उसके गाने में, उसके गले में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तब हम मानते हैं कि हाँ यार ये पूरे तरीके से आ गया है। ओके, वो आप लोगों को साफ नज़र आता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें फीलिंग की। मैंने पहले कह दिया, फीलिंग का वो माउंट एवरेस्ट है। ऐसा गाना निभाना और लाइन कहना कि किले की जान निकाल देंगे, मेरी जैसे की भी तो वो कमाल है। तो अब मैं अगर इंडिया की ही बात करता हूँ, तो इंडिया में भी कई ऐसे सिंगर्स हैं कि जिनकी मुझे लगता है कि फीलिंग की बड़ी कमी है उनकी गायकी में, लेकिन दे आर वेरी हिट। मसलन अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एक बात करता हूँ, मुझे उदित नारायण पसंद है ओवरऑल, लेकिन वो खुशी का गाना, गमगीन गाना, वो दोनों एक ही तरीके से गा लेता है। एक्चुअली फीलिंग तो नहीं आ सकती फिर वो आप। इसी तरह आपस की बात है, कुमार सानू बहुत बड़ा मतलब एक नाम है, लेकिन कुमार सानू में मुझे वो फीलिंग तो नहीं नजर आती जो कि फीलिंग के साथ एक जो होती है चीज़। मुझे तो, खुद नहीं पसंद वो। मज़े की बात ये है, मुझे जैसे अब आप अभी सवाल कर रहे हैं तो सारे पूछते हैं कौन कौन पसंद है, मैं कहता हूँ जी ये बुरा नहीं, मैं कहता अच्छे हैं बट पसंद नहीं है, मैं सुनूंगा नहीं कभी। उन्होंने बहुत गाने गाए हैं, बहुत ज़्यादा फिल्म के लिए काम किया, क्योंकि ये सोच होती है एक म्यूज़िक डायरेक्टर की कि उसको कैसा आर्टिस्ट चाहिए, वो काम करवा लेते हैं। बट जो बात फिर वो ही आती है कि जो आर्टिस्ट को सुन रहा है ना, तो वो फ़र्क है। वो तब ही सुनता है जब अगला आर्टिस्ट बहुत ही कोई नायाब इंसान हो और कामयाब हो। अच्छा, अब यहाँ से ना मुझे एक, मैंने आपसे, मेरा ख्याल ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। एक तो मुझे आपने ना इंडिया का कोई एक अच्छा गाना जो आपका फेवरेट है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, जो आपको पसंद आए। इंडिया का या इंडिया में गाया हुआ किसी भी सिंगर का चले, जो आपको पसंद आए। बहुत सारे गाने हैं वैसे। मैं जैसे लता जी का, उनके तो बहुत सारे अच्छे गाने, मोहम्मद रफ़ी, मतलब ये तो बड़े लोग हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत गाया है इन्होंने। अच्छा, गाना और निभाना ये दोनों फ़र्क काम है। एक होता गाना मगरों लाना, एक होता उसमें जान डाल देना। ये वो लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन अभी इस वक्त आपको पता है ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, ज़्यादातर जो देखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड इसमें हो गए आप किसी नए लड़के का, किसी नई लड़की का, शरिया का गाना, जैसे आप शरिया आपकी फेवरेट है, अरिजीत है, तो इनमें से किसी का आपको सुना है ना जो आपका फेवरेट है? अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहाना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब अपना फ्यूचर प्लान बताएं। बड़ा मुश्किल है। कुछ तो सोचा होगा, करना क्या है आगे? करना यही है कि अपनी लेगेसी को आगे लेके चलना है, ईमानदारी के साथ। जो बुज़ुर्गों ने दिया है वो आगे लेके जाना है और इस काम को ज़िंदा रखना है। ओके, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो नए बच्चों के लिए पैगाम क्या है जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं? उनके लिए पैगाम एक ही है कि सीखें, अच्छे से सीखें। अच्छा। और उससे भी पहले जिससे सीखें उसका इतना एहतराम और अदब करें कि रियाज तो आप कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको इनाम में मिल जाए। ना सीखने वाले को ये कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है? ना सीखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है, इससे सीखो? क्योंकि इसमें दिमाग नहीं होता। उनमें से कहने आता ही।
सही है। अच्छी बात है। हाँ। देखें, ये काम जो है ये हम अक्सर बुजुर्गों से भी सुना और मैं भी कहता हूँ, ये काम या बादशाह ने सुना या फकीर ने सुना, दरमियान वाले लोगों का काम ही नहीं है फीलिंग का। क्योंकि ये काम वो सुनता है जिसका लगाव ऊपर वाले के साथ हो। यस यस, ठीक है, जो अपने सुकून के लिए सुनता हो। अगर हमने म्यूजिक एंजॉय करना है तो ये काम वो नहीं है, वो फिर और काम है, वो जैज है, ही हो, मतलब वो इस तरह का, वो उसमें ये नहीं है, ये सुकून वाला काम है। तो सुकून वो ही लेगा जो सुकून की तलाश में है। जिसके अंदर अब शोर है ना, वो ये काम नहीं कर सकता, ना वो सुन सकता है ना वो सीख सकता है। तो पहली बात, अपने अंदर शोर को ख़त्म करें और शऊर को पैदा करें। शोर को ख़त्म करें और शऊर को पैदा करें। ठीक है। और फिर वही बात कि जिससे भी सीखते हैं उसकी बेइंतहा कदर करें। यस, क्योंकि बहुत खूबसूरत बात है एक, कि अदब वहाँ तक ले जाता है जहाँ पर इल्म बिला इल्म है। वाह वाह, अदब मतलब इस इल्म जो है ना, फिर वो कुछ भी नहीं है अगर अदब बंदा सीख ले। वाह वाह। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो बहुत कुछ सीख के भी कुछ नहीं कर पाए, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम सीख के इतना ज़्यादा कर लिया। फ़र्क अदब का था। ओके शर्जील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं आपका नाम पूरा ही लेना चाहूँगा, शर्जील खान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने फ्लैश लाइन को एक पॉडकास्ट का मौका दिया, और हमने आपके ज़रिए अपनी व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को बड़ी वो बातें पहुंचाई, क्लासिकल से रिलेटेड, पटियाला घराना से रिलेटेड, इवन अदब की बातें भी आपसे सीखने में मिली हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम था ना, ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए था कि एक सीखा हुआ शख्स जिसने एक पटियाला घराने का झंडा उठाया हुआ है, वो मुझे इस शहर में मिल गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मैं नहीं चाहता था कि उनसे सीखी हुई बात सिर्फ मेरे अंदर तक रह जाए। मैं चाहता था कि ये सब बातें आप तक आएँ। इनकी जितनी भी बातें हमने सुनी हैं, तो उसमें से कुछ पंच लाइन्स हमें जो मिली हैं, जिनमें से एक पंच लाइन ये मिली है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अभी इस वक्त की यूथ है, जो सॉन्ग्स सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, मौसीकी सीखना चाहते हैं, वो शॉर्टकट के चक्करों में, वो ये चाहते हैं कि जब हम आंखें खोलें, सुबह जब उठें, तो हम एक बड़े सिंगर बन चुके हों। तो हमें पहली बात तो ये पता लगी कि मेहनत और रियाज के बगैर ये मुमकिन नहीं है। दूसरा उन्होंने जो मैसेज दिया वो ये दिया कि ये जो अदब है ना जी, इसका इल्म से भी ऊंचा मकाम है। और अदब है क्या? अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना, अपने उस्ताद की कदर करना। उन्होंने कहा है कि चाहे आप किसी से भी सीखें, ये आपका लेवल नहीं है चेक करने का कि जो मेरा उस्ताद है वो किस हद तक खुद सीखा हुआ है। आप किसी से भी सीखें, जब आप उससे सीखने लग गए हैं तो फिर उसकी वो कदर करें, वो मंजिलत उसको दें जो वो डिज़र्व करता है। तो याद रखिए कि जितने भी वो बच्चे जो इस वक्त मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे इस प्रोग्राम के नीचे मैं शर्जील खान का लिंक भी आपको शेयर करूँगा। ये एक इस वक्त इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसमें ये बच्चों को सिखा रहे हैं। आपने इनकी गायकी भी सुन ली है, आपको समझ आ गई होगी कि हाँ ये वही उस्ताद है जिसका पटियाला घराने से ताल्लुक़ हर हाल में निकलता है। और हाँ ये वही उस्ताद है कि जिसमें जिधर मुझे, या अगर आप ख़ुद मेरी एज के हैं तो आप अपने बच्चे को भेजें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आप ख़ुद इस फील्ड में आगे जाएं तो यकीन करें इसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती है। आप अभी भी जाके ये चीज़ सीखें। अगर आपका शौक़ है तो आप सीखें, इनके इंस्टीट्यूट जाएँ, वहाँ पे जाके देखें कि ये किस तरह लोगों को सिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ को इस पे ख़त्म करें कि ये आपका और मेरा भी फ़र्ज़ है, ना सिर्फ पटियाला घराने का फ़र्ज़ है कि इस मौसीकी को, क्लासिकल सिंगिंग को हम मरने ना दें, हम इसको ख़त्म ना होने दें। ये किसी दौर में इस मुल्क की एक शान होता था। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं ये हमारे मुल्क की शान थे जो इस दुनिया से चले गए। अब ये उन्हीं की पीढ़ी है जो आगे चल रही हैं। लेकिन ये सिर्फ इनकी ड्यूटी क्यों है? ये हमारा भी तो फ़र्ज़ है कि हम उसको आगे मेंटेन रखें, हम उसको आगे चलाएँ। हमारे हाथों अगर मौसीकी का कत्ल हो जाए तो आप और मैं कातिल ठहराएंगे। इंशाल्लाह फिर अगले किसी और प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपको किसी और गेस्ट के साथ अच्छी बातचीत करेंगे और दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए, आए तो सही, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम
होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम